करने जा रहे हैं वो पेपर 3 की चर्चा करने जा रहे हैं। पेपर 3 की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर 1, क्वेश्चन पेपर 2, ये 150 मार्क्स के ये 2 पेपर्स हैं, एमसीक्यू पैटर्न है। पेपर 1 एंड पेपर 2 एमसीक्यू पैटर्न में। जो पेपर 3 है वो सब्जेक्टिव है। पेपर 3 सब्जेक्टिव है, इसलिए उस पे हमारा ध्यान बढ़ जाता है, हमारा उसमें काम बढ़ जाता है। क्यों? सब्जेक्टिव होगा तो उसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि क्वालिटी कैसे करना है। जिसका क्वालिटेटिव होगा, जिसका भी क्वालिटेटिव होगा उसका इंप्रूव होगा, जिसका भी क्वालिटेटिव होगा उसका इंप्रूव होगा, जिसका क्वालिटेटिव नहीं होगा उसके मार्क्स कम आएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें क्वालिटेटिव की तरफ ध्यान देना है। देखिए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो एक क्वेश्चन का अगर 1 मार्क होता है तो दैट 1 मार्क इज सेम फॉर ऑल, है ना। जितने भी एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे उसका सबका 1 मार्क जो है वो सबके लिए, अगर सही है तो 1 मार्क सबको मिलेगा, नहीं सही है तो उसको 1 मार्क नहीं मिलेगा। सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं है। सब्जेक्टिव में क्या है? सब्जेक्टिव में ऐसा है सब्जेक्टिव में जैसा हम मार्क्स, जैसा हम मटेरियल देंगे मटेरियल के अनुसार ही मार्क्स अलॉट होता है। मटेरियल मेरे द्वारा अगर अच्छा सप्लाई हुआ है तो 20 मार्क्स में से 18 मार्क्स मिल सकता है, 16 मार्क्स मिल सकता है, 15 मार्क्स मिल सकता है। और अगर कंटेंट अच्छे नहीं है तो 2 मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे। मेरिट लिस्ट में इट विल कम डाउन। सो इसलिए हमें क्या करना है? हमें उस पर ध्यान देना है कि हमें किस तरीके से इसमें अपने मार्क्स को इम्प्रूव किए जाए। अभी हम जो टिप बताने जा रहे हैं, जो भी ट्रिक बताने जा रहे हैं, उसे आप ध्यान से सुने। ये ट्रिक आपको बहुत काम आने वाला है। ये ट्रिक जो है आपके बहुत काम आने वाला है। किस लिए? क्योंकि ये इससे आपको मार्क्स बढ़ेगा। शुरू करें। आप देखिए थोड़ा सा मैसेज आपका आ रहा है क्या? आई एम नॉट एबल टू सी योर मैसेजेस, प्लीज सी। मैसेजेस आ रहे हैं क्या? पार्टिसिपेट एनीवन है? लाइव चैट अलाउ है? लाइव चैट रिप्ले भी अलाउड है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेवरदलेस विल स्टार्ट इट। सो पहला हम पेपर 3 शुरू करने जा रहे हैं। पेपर 3 जो है वो 3 घंटे का है। पेपर 3 3 घंटे का है और 3 घंटे में 200 मार्क्स का है। पेपर 1 एंड 2 ये दोनों मिलाकर के 300 के हैं और पेपर 3 अपने आप में 200 मार्क्स का है। तो अगर जिसने भी पेपर 2 में अच्छा परफॉर्म कर लिया मेरिट लिस्ट में ऊपर चले जाएंगे। मेरिट लिस्ट में ऊपर चले जाएंगे जो भी इसमें कम से कम पेपर 3 जिसने अच्छा कर लिया उसकी हायर प्रोबेबिलिटी है सक्सीड करने की। तो पेपर 3 में क्या है? पेपर 3 में 3 घंटे 2 घंटे का 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर है, 200 मार्क्स का है, डिस्क्रिप्टिव नेचर का है। ठीक है साहब, डिस्क्रिप्टिव नेचर का है। तो इसलिए इसमें हमें कुछ ध्यान रखना आवश्यक है। ध्यान रखना इसलिए आवश्यक है कि ये हमारे एक बहुत ही नोन फ्रेंड है और नोन फ्रेंड का जब रिजल्ट आया तो उनको पेनाल्टी मार्क्स लगे थे। निगेटिव मार्किंग आपने सुनी होगी। अगर आंसर सही है तो मार्क्स पॉजिटिव मार्क्स मिलते हैं, आंसर गलत है तो निगेटिव मार्किंग होती है। तो निगेटिव मार्किंग आपने सुनी होगी, पेनाल्टी मार्किंग है ये।
जी हाँ, कुछ ऐसी इसमें सिचुएशन राइज हो जाती है जिसको अगर ध्यान से न देखा जाए तो पेनाल्टी मार्किंग भी मिलती है, और अगर पेनाल्टी मार्किंग है तो किया कराया भी निकल जाएगा। इसलिए हमें इसके इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना है। सुनिए, जो क्वेश्चन पेपर नंबर 3 है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि उसमें लैंग्वेज मैटर्स, 2 ही ऑप्शन है, या तो इंग्लिश में आंसर करेंगे नहीं तो हिंदी में आंसर करेंगे। क्वेश्चन पेपर जो है वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। आपकी अपनी जो भी मातृभाषा है वो बहुत ही आदरणीय है। वॉइस डिस्टर्ब है, वॉइस ब्रेकिंग है। मैं नेट चेंज करता हूँ, नेट में कुछ इशू होगा। हमें पता नहीं कहाँ से ब्रेक हुआ था, आप लोग मैसेज करते रहेंगे तो हमारे जानने में आसानी रहेगी। सो पेपर नंबर 3 की हम चर्चा कर रहे हैं। पेपर नंबर 3 में पेपर नंबर 3 जो है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी में। आंसर भी इंग्लिश और हिंदी में ही एक्सपेक्टेड है। आपकी वट एवर यू हैव योर मदर लैंग्वेज, मदर टंग, जो भी आपकी मातृभाषा हो, बड़ी सम्माननीय है। हम सबकी मातृभाषा, हमारी मातृभूमि, हमारा मातृभाषा जो होती है सम्माननीय है, हमें गर्व है अपनी मातृभाषा पे। लेकिन यूपीएससी में जो एग्जाम देने जा रहे हैं इसमें इंग्लिश और हिंदी में ही क्वेश्चन पेपर है, एंड आंसर इज आल्सो एक्सपेक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी। तो सबसे ऊपर जब आप क्वेश्चन पेपर खोलने से पहले ही सबसे ऊपर मीडियम ऑफ आंसर लिखना है। अगर आपने इंग्लिश मार्क किया है, आंसर भी इंग्लिश में ही लिखना है। अगर आपने हिंदी लिखा है, आंसर भी हिंदी में ही लिखना है। ऐसा ना हो कि इंग्लिश मार्क कर दिए, हिंदी में आंसर लिख दिए कहीं कहीं बीच बीच में, और आंसर शीट चला गया किसी प्योर इंग्लिश पढ़ने वाले के पास। मार्क्स तो मिलेगा नहीं, निगेटिव मार्क्स के तो प्रोबेबिलिटी है, पेनल्टी भी मिल जाएगी। सो मीडियम लैंग्वेज आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको लैंग्वेज ध्यान में रखना है। आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करें। ठीक है जी, अभी ओके है, ठीक है। सो इस उसी लैंग्वेज में अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पेपर नंबर 3 की ही चर्चा कर रहे हैं, फिर हम आपका क्वेश्चन एक एक करके लेंगे। हाँ, बीच में हम अगर इसको इंटरप्ट करेंगे तो पर्पस डिफीट हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर नंबर 3 की चर्चा करना। तो क्वेश्चन पेपर 3 जो है इंग्लिश हिंदी में है, आंसर भी इंग्लिश हिंदी में ही एक्सपेक्टेड है। हम अभी इस बात की चर्चा करने जा रहे हैं कि हमें पेनाल्टी न फेस करना पड़े, नहीं तो पेनाल्टी भी फेस करना पड़ता है। पेनाल्टी मार्क्स मिला तो मेरिट लिस्ट में इट विल कम डाउन। जो पिछला क्वेश्चन पेपर है उसमें सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, ओनली 4 क्वेश्चन। ये अलग बात है कि उस 4 क्वेश्चन के एबीसीडी अलग अलग है, लेकिन न्यूमेरिकली 4 क्वेश्चन ही पेपर 3 में पिछली बार दिए गए थे, राइट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट होते थे जिसमें से 2 का आंसर देना है, तो 2 ही का देना है। क्वेश्चन 4 में 6 पार्ट, क्वेश्चन 4 में 6 क्वेश्चन है, एबीसीडी ई एफ, उसमें से 4 का आंसर देना है। जितना पूछा गया है उतना ही का आंसर देना है। उससे कम देंगे तो मार्क्स कटेंगे, उससे ज्यादा देने से कोई फायदा नहीं है, मिलेंगे नहीं मार्क्स, यू विल किल द टाइम। क्वेश्चन पेपर 3 में टाइम आपके लिए बहुत बड़ा इशू है। सबके लिए टाइम घट जाता है, क्यों? सब्जेक्टिव जो है, समय की जरूरत पड़ती है, इसलिए टाइम घट जाता है। ठीक है विश्वजीत जी, अभी वॉइस ठीक है?
ओके, सो हिंदी और इंग्लिश में है, पूरे 4 क्वेश्चन है। अब आपको विशेष रूप से क्या ध्यान देना है वो मैं आपको बताता हूं। वर्ड लिमिट उसमें कहीं कहीं मेंशन है, कहीं कहीं पे लिखा है कि 100 वर्ड में आंसर चाहिए, कहीं कहीं पे स्पेस छोड़ा गया है। उस वर्ड काउंट को भी रिस्पेक्ट करना है, वर्ड लिमिट को भी रिस्पेक्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जिसके चलते पेनल्टी मार्क्स मिलते हैं, दैट इज यू मस्ट नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी इन एनी ऑफ योर आंसर्स। ये तो आपको पता है, पेपर 3 में लेटर लिखने वाले हैं आप, नोटिंग लिखने वाले हैं, ऑफिशियल डे ऑफिशियल लेटर लिखने वाले हैं, इंटर डिपार्टमेंटल नोट लिखने वाले हैं, प्रेस कम्युनिक लिखने वाले हैं, सर्कुलर लिखने वाले हैं, ऑफिस मेमोरेंडम लिखने वाले हैं। तो उसमें जनरली लिखा जाता है ना किसको लिख रहे हैं, सेंडर को, सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, ये सब तो लिखते हैं ना। यू मस्ट नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी इन एनी ऑफ योर आंसर्स। अगर आपने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दिया, पेनल्टी मार्क्स लग जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि लेटर तो लिखना है, तो लेटर लिखना है तो फ्रॉम क्या लिखें, फ्रॉम दुबे जी लिखें, नहीं चलेगा। हाँ, टू विश्वजीत कुमार लिखें, नहीं चलेगा। क्या चलेगा, फ्रॉम एक्स 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 लिखिए, टू वाई 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 लिखिए, कुछ ऐसा अल्फाबेटिकल नंबर लिखिए जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती। प्लेस लिखना हो तो किसी ने एसआरओ कोयम्बतूर लिख दिया, किसी ने एसआरओ मरोल लिख दिया, प्लेस भी नहीं लिखना है, अवॉइड कीजिए। सीधे सीधे एसआरओ प्लेस लिख दीजिए अगर ऐसा कुछ होता है तो। क्वेश्चन पेपर जो है वो ऐसा नहीं आता है। नॉर्मली जो क्वेश्चन पेपर फ्रेम किए जाते हैं वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को ध्यान में रख करके, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के जो वर्किंग है उसको ध्यान में रख करके क्वेश्चन पेपर फ्रेम किए जाते हैं। सो इसलिए मैक्सिमम केसेस में उसमें प्लेस जो होगा वो दिल्ली ही होगा। तो कई बार ऐसा लगता है कि बाय डिफॉल्ट दिल्ली प्लेस आप लिख सकते हैं। क्यों, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को लिखना है तो दिल्ली तो लिख सकते हैं ना, ऐसा मुझे लगता है। बट to rule out all the probability to disclose ourselves, it's better not to write any place, simply place लिखिए, PLACE place लिखिए, चाहे जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं उसमें सिंपली प्लेस लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें से अगर कहीं भी आपने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, यू आर गोइंग टू गेट पेनाल्टी मार्क्स। ये रिड्यूस कर देगा प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्शन इन मेरिट लिस्ट। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ पता नहीं चलता है तो कुछ भी लिख दो भाई, कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएगा। कम से कम यूपीएससी के एग्जाम में तो नहीं होने वाला है, कम से कम यूपीएससी के एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए आप वही लिखिए जो आप जानते हैं, सुपरफिशियल लिखने से मार्क्स नहीं लिखने वाला मिलने वाला है। एक और चीज बता दें, क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है, पेन पेपर बेस्ड है, लिखना है, सो प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग दैट मैटर्स। ऑफिस में भी हमने देखा होगा ना, कई बार हैंड राइटिंग किसी की सुंदर होती है तो अनायास ही मन लुभावित हो जाता है और उसकी प्रशंसा हम कर बैठते हैं। एग्जामिनर को प्रशंसा, आपकी सुंदर हैंड राइटिंग है और एग्जामिनर को प्रशंसा करना होगा तो कैसे करेगा, एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके करेगा।
ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स दे करके करेगा। सो कंसंट्रेट अपॉन योर हैंड राइटिंग, डेली सुंदर राइटिंग में प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपने एक ऐसे फ्रेंड को जानता हूं जो इस उम्र में भी इतनी सुंदर उनकी लिखावट है कि मुझे लगता है कि उनके सफल होने में, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने में, उनकी हैंड राइटिंग भी एक मायने रखी होगी, वैल्यू रखी होगी। अच्छी हैंड राइटिंग है, 2-4 मार्क्स ऐसे ही मन से निकल जाते हैं, एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। खराब हैंड राइटिंग है, खराब हैंड राइटिंग का मार्क्स तो कम मिलेगा, लेकिन यूपीएससी ने लिखा है डिडक्शन अप टू 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स फॉर इलिजिबल हैंड राइटिंग। क्या लिखे हैं पढ़ने में नहीं आ रहा, 5% मार्क्स ऐसे भी स्ट्रक कर देगा। इसलिए हैंड राइटिंग पर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आप जो भी, इतना तो तय है, एक लेटर आप लिखने वाले हैं, एक इंटर डिपार्टमेंटल नोट आप लिखने वाले हैं, एक डेमी ऑफिशियल लेटर आप लिखने वाले हैं, एक 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 प्रेस कम्युनिक आप लिखने वाले हैं, एक नोटिंग आप लिखने वाले हैं, एक ऑफिस मेमोरेंडम आप लिखने वाले हैं। पता है ना, ये सब लिखने वाले हैं। इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं। ऑफिस में आप किस तरीके से लिख रहे हैं वो थोड़ी देर के लिए साइड छोड़ दीजिए। ऑफिस में जो जैसे चला रहा है वैसे चल रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है और मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर का जो मेरा प्ले लिस्ट है, मैं इसके बाद से फिर से मैं उसको शेयर कर दूंगा। तो उस प्ले लिस्ट में हमने मेंशन किया है, डिस्क्राइब किया है लेटर का फॉर्मेट। वी हैव टू फॉलो द सेम फॉर्मेट, नो कंप्रोमाइज विद द फॉर्मेट। फॉर्मेट का अलग से मार्क्स मिलता है, अगर खराब फॉर्मेट है कम मार्क्स मिलेगा। सो आप अपने ऑफिस में कैसे लिखते हैं भगवान जाने, नहीं पता मुझे। इट वेरीज फ्रॉम ऑफिस टू ऑफिस, आई हैव सीन। कैसे लिखना है, जैसा मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में फॉर्मेट दिया गया है एग्जैक्टली वैसे ही लिखना है। उसका वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है, आप मेरे वीडियो से देख लीजिए, नहीं तो मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर डाउनलोड कर लीजिए डीओपीटी से, किसी भी साइट से डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो फॉर्मेट दिया है वही फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। दूसरा फॉर्मेट नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, आपका पर्पस डिफीट कर देगा। सो खराब हैंडराइटिंग का इम्पैक्ट -5% डिडक्शन मार्क्स का होगा। अच्छी हैंडराइटिंग, गुड हैंडराइटिंग का इम्पैक्ट, गुड प्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट अच्छे मार्क्स में मिलेंगे। जहां तक नंबर लिखने की बात है, 1 2 3 4 नंबर है, नंबर लिखना है तो जो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स है, जो हम लोग लिखते हैं जनरली, उसी फॉर्म को हमें फॉलो करना है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन आप ध्यान में रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पर हम पहले ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है 50 मार्क्स का है। 50 मार्क्स का है कि कितने का है अभी देख लेते हैं। 40 का तो 50 मार्क्स है। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है 50 मार्क्स का है, प्रेसिज राइटिंग का है। तो प्रेसिज राइटिंग जब करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। प्रेसिज राइटिंग ऑफ द फॉलोइंग पैसेज in about 1/3 of the length and suggest a suitable title. By default प्रेसिज राइटिंग का एक सुटेबल टाइटल दिया जाता है। अगर क्लियरली लिखा है तो दीजिए, नहीं लिखा है तब भी दीजिए, अगर मना कर रहा है तो मत लिखिए। सो 50 मार्क्स का ये पहला क्वेश्चन है और इस पर आपको शुरू में ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। क्यों? 1000 वर्ड इसमें होते हैं, छोटा मोटा, इतना कोई 10th 12th का पैसेज राइटिंग नहीं है, ये प्रेसिज राइटिंग नहीं है, 1000 वर्ड्स के होते हैं ये। सो ये फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग आपको देनी पड़ती है,
तभी जाकर के कुछ समझ में आएगा। प्रेसिज राइटिंग को एकदम इत्मीनान से जंप करके कहीं नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जंप करके पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको कई बार पढ़ने पड़े, ये आपका टाइम वेस्टिंग है। जंप करके नहीं पढ़ेंगे प्रेसिज राइटिंग। प्रेसिज राइटिंग कैसे पढ़ेंगे? एकदम वर्बेटिम सिंसियरली बड़ी आराम से फर्स्ट रीडिंग देंगे। कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग फास्ट होती है तो फास्ट रीडिंग दे देंगे, नहीं तो एकदम नॉर्मल रीडिंग दीजिए फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग थोड़ी सी फास्ट दीजिए। उसके बाद से कुछ ना कुछ तो माइंड में बन गया होगा कि किस चीज के बारे में कह रहे हैं। प्रेसिज राइटिंग का अपना कुछ रूल है। प्रेसिज राइटिंग में जो राइटर लिखा है, हम जानते हैं अहिंसा परमो धर्मः, हम जानते हैं कि सत्य की जीत होती है, ये मेरी आइडियोलॉजी है। राइटर क्या लिखा है वो देखना है। राइटर अगर ऐसा कुछ नहीं कह रहा है तो हम अपने तरफ से ऐसा कुछ ऐड नहीं करेंगे। प्रेसिज राइटिंग में अपने मन से कुछ ऐड नहीं किया जाता, अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को उसमें ऐड नहीं किया जाता। जो राइटर का जो मटेरियल है, राइटर के मटेरियल को ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिज राइटिंग। 50 मार्क्स का है और इसके लिए मैं डेडिकेट करता हूं 60 मिनट। 60 मिनट में देता हूं भाई। हमारे पास 3 घंटे मिले हैं, 3 घंटे में से पहला 1 घंटा मैं प्रेसिज राइटिंग के लिए डेडिकेट करता हूं। आप अपना स्पीड देख लीजिए और स्पीड के अनुसार प्लान कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो होता है वो शायद नोटिंग लिखने के लिए हो, शायद लेटर राइटिंग करने के लिए हो, लेकिन सीधे ऐसा नहीं होगा कि एक लेटर लिख लीजिए एक नोटिंग लिख लीजिए। सिचुएशनल है। यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछती है, सिचुएशनल ही पूछती है। सो कुछ सिचुएशन दिए जाएंगे, उस सिचुएशन के बेसिस पे वो क्या लिखने के लिए कह रहे हैं वो पढ़िए। क्यों? जो दूसरा क्वेश्चन है वो 40 मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। 40 में से आपको 35 लाना है, 36 लाना है। इस तरीके से होना चाहिए क्वालिटेटिव। सो नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि दूसरा क्वेश्चन जो होता है कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन पे होता है, कुछ डेटा होते हैं और उस डेटा के बेसिस पे वो बोलते हैं कि एक नोट लिखिए और कुछ सजेस्ट कीजिए, ठीक है। आप ये बताइए, नोटिंग में ऐसे ही होता है ना, पेपर अंडर कंसिडरेशन, पेपर आया 2 पेज 3 पेज 4 पेज का, कैसे लेटर आया, उस 2 पेज 4 पेज का लेटर जो आता है उसको कैसे करते हैं, उसको पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं और कंसाइज फॉर्म में नोटिंग में लिखते हैं कि ये मुझे मिला है, और तब आप सजेस्ट करते हैं कि ये पुटअप किया जाता है, ये प्रपोज किया जा रहा है, ये रिकमेंड किया जाता है। ऐसे ही करते हैं ना। प्रेसाइज राइटिंग भी तो यही है। राइटिंग क्या है? प्रेसिज राइटिंग के बाद से जो ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, लेटर राइटिंग वाला, जिसमें डेटा के बारे में है, तो ये आपका पीयूसी है, पेपर अंडर कंसिडरेशन। हो सकता है कोई डेटा, बड़ा सा डेटा दिया गया हो, डेटा देख के डरना नहीं है, स्टैटिस्टिक्स देख के डरना नहीं है, उसको सॉल्व करने के लिए आता भी नहीं है। बस कॉमन सेंस यूज कीजिए, कॉमन सेंस यूज करके और टक 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 उसको समझ लीजिए कि करना क्या है, और उसी को अंडरस्टैंडिंग करके और नोटिंग में डाल देना है। एक बार का है, एक बार का जो क्वेश्चन पेपर है वो ये है कि कोई एक टेबल दिया हुआ है, जो इंडिया का ट्रेड है जो एग्री कमोडिटीज में, उसका टेबल दिया हुआ है, 20 ईयर का टेबल दे दिया। और उसके बेसिस पे वो क्या कह रहे हैं, एज सेक्शन ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स राइट ए नोट फॉर इंटरनल डिस्कशन। सो क्या करना है, नोटिंग तो लिखना है। पहला चीज तो समझ में आया कि नोटिंग लिखना है, तो नोटिंग का फॉर्मेट हमें समझ में आना चाहिए। अब पीयूसी जो है, पेपर अंडर कंसिडरेशन, क्या है, ये डेटा मिल गया, इस डेटा को अंडरस्टैंडिंग करेंगे।
20 साल का हमने डेटा देखा है। 20 साल के डेटा में हमने देखा कि इंडिया का जो इंपोर्ट है वो लगभग 1% के दर से बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट 2 पर इंपोर्ट जो है 1% के दर से बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट जो है आधा % के दर से बढ़ रहा है। तो इंडिया के जीडीपी पर लोड पड़ रहा है। इसलिए हमें वो मेजर लेना चाहिए जिससे इंपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट ज्यादा हो। और ये एबीसीडी के फॉलोइंग इमेजर्स हैं, लिख डालिए। 40 मार्क्स का है, 30 नंबर तो आराम से मिल जाएगा, बढ़िया से मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन दोनों मिला के 90 मार्क्स हो गए। 200 मार्क्स का है, 90 मार्क्स तो यहीं पर हो गए जी। मैथमेटिक्स का उसमें बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बस समझना है, समझ के उसको सॉल्व करना है। अगर मैथमेटिक्स की जरूरत भी पड़े तो बेसिक बेसिक स्टैटिस्टिक्स, सम वगैरह, एवरेज वगैरह निकालने आना चाहिए, उतना से काम चल जाता है। क्वेश्चन को जानबूझ के कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। समझ लीजिए कि एक इंटरनल डिस्कशन का मैटर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिनारियो है, और मेजर सजेस्ट कर दीजिए कि क्या करने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। बस इतना ही तो करना है, इससे ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। हम उसको जबरदस्ती का भारी बना के लेके बैठ जाते हैं कि डेटा दिया है। डेटा से हमें नहीं डरना भाई, डेटा सिर्फ डराने के लिए दिया है, डरना नहीं है, राइट। उसके बाद से जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में आपको 3-4 दिए हुए हैं, उसमें से आपको शायद 3 या 4 दिया, उसमें से 2 देना है थर्ड क्वेश्चन में। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, लेटर राइटिंग है। कुछ सिचुएशन दिए हैं और उस सिचुएशन के अनुसार लेटर राइटिंग करनी है। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट हमने खूब अच्छे से आपको समझा दिया है। लेटर राइटिंग का फॉर्मेट आप देख लीजिए और देख करके उसको सॉल्व कर दीजिए। अपने आप की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। लेटर राइटिंग करते समय अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी है, चाहे एज सेंडर हो चाहे एज ए रिसीवर हो। अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना। अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करेंगे, पेनल्टी मार्क्स मिलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, ऑफिस मेमोरेंडम लिखना है। ऑफिस मेमोरेंडम तो मुझे लगता है कि हर महीने में हमारे ऑफिस इशू करते रहते हैं। असली फॉर्मेट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर वाला ही फॉलो करना। मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर में जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है, उससे लेफ्ट राइट नहीं होना है। नोटिंग को खूब अच्छा से लिख लेना है, लेटर राइटिंग खूब अच्छे से कर लेना है। बिल्कुल आंख मूंद करके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, वो लिखा भी है कि क्या कौन सा मटेरियल रेफर करना है। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट द्वारा मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर जो पब्लिश हुआ है उसको आप डाउनलोड करके देख लीजिए। नहीं तो मेरे चैनल पे मैंने तो क्लासेज उसका वीडियो बना करके मैंने डाल रखा है, आप आराम से उसको देख लीजिए और देख करके और उसको अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। चलिए आपको मैं अब राज की बात बताता हूँ, टॉप सीक्रेट बात बताता हूँ, कैसे कैसे इस क्वेश्चन पेपर नंबर 3 को सॉल्व करने का क्या बेस्ट तरीका जो मुझे सही लगता है मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है कि आप इसमें प्लस माइनस अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार कर लें। प्रेसिज राइटिंग, फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिज राइटिंग। प्रेसिज राइटिंग 50 मार्क्स का है, 60 मिनट्स उसके लिए डिवोट कीजिए। अगर 70 मिनट कर रहे हैं, 65 मिनट कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू लूज सम क्वेश्चन। टाइम आपको नहीं मिलेगा, यू मे नॉट बी एबल टू मैनेज द टाइम। यू विल नॉट बी एबल टू मैनेज टाइम। सो इसलिए प्रेसिज राइटिंग के लिए पेपर पेन में नोट कर लीजिए, नहीं तो इसको फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। प्रेसिज राइटिंग के लिए 50 मार्क्स का 60 मिनट फिक्स कर लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो नॉर्मली एक नोटिंग होती है ऑन स्टेटिस्टिकल डेटा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होती है, 40 मार्क्स का होता है, उसके लिए 30 मिनट। 60 मिनट और 30 मिनट 90 मिनट, 1.5 घंटे में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो जाना चाहिए। एकदम टाइमर लगा के रखिए साहब, कहीं ऐसा ना हो कि पूरे के पूरे 3 घंटा आपने एक ही क्वेश्चन में घुसा दिए, दूसरे ही क्वेश्चन में घुसा दिए, तीसरा चौथा कब करेंगे।
You have to justify each question, each सब क्वेश्चन. सो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में 60 मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 में 30 मिनट, 60 मिनट 30 मिनट, ध्यान रख लीजिए. उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन आपको सब क्वेश्चन 2 है, 20-20 मिनट ले लीजिए, 40 मिनट हो गया. पहला क्वेश्चन 60 मिनट, दूसरा क्वेश्चन 40 मिनट, सॉरी 30 मिनट. पहला क्वेश्चन 60 मिनट, दूसरा क्वेश्चन 30 मिनट, तीसरा क्वेश्चन 20-20 मिनट का 40 मिनट. चौथा क्वेश्चन बच गया. चौथे में 4 क्वेश्चन है. चौथे में ABCD 4 क्वेश्चन का आंसर देना है. उसके लिए अब आपके पास 50 मिनट ही बचा है. तो उस 50 मिनट में 4 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तो 12-12 मिनट बनते हैं. आपको हर क्वेश्चन पर आपको अंडरस्टैंड करना है कि मेरा कितना टाइम चला गया, कितना टाइम बच गया है. उसी के अनुसार आपको स्लो फास्ट होना है. अगर आपने कहीं भी टाइम कैलकुलेशन मिस कर दिया, आपका क्वेश्चन पेपर नंबर 3 जो है गड़बड़ हो जाएगा. कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाएगा. और अगर कोई क्वेश्चन छूट गया, बहुत मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा. क्वेश्चन तो छूटने ही नहीं चाहिए. अटेम्प्ट हमें करना ही है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. हाँ, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर हम अभी ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. मैं उसका PDF शेयर कर देता हूँ. सो इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रेसिज राइटिंग 8 मिनट, दूसरा क्वेश्चन जो है स्टैटिकल डेटा वाला 30 मिनट, उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है वो 20-20 मिनट के 2 क्वेश्चन है, और जो चौथा क्वेश्चन है वो 12-12 मिनट के 4 क्वेश्चन है. 60 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट इक्वल टू 180 मिनट. 180 मिनट, 3 घंटे हो गए, आपके चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फिनिश. एक भी क्वेश्चन छूट गया, बड़ी मुश्किल हो जाएगा मैनेज करना. सो क्वेश्चन छूटना भी नहीं है, टाइम मैनेज भी करना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करना है, गुड हैंडराइटिंग में करना है, गुड रिप्रेजेंटेशन में करना है. तब जाकर के आप UPSC का एग्जाम क्लियर कर पाएंगे. UPSC का एग्जाम मुश्किल है, सीट कम जो होता है, राइट. ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पेपर नंबर 3 के ट्रिक्स. अब देखें आपके सवाल क्या बनते हैं. प्लीज शेयर मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर. जी, मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर हम शेयर कर देते हैं. विच बुक इज हेल्पफुल फॉर प्रेसिज राइटिंग. प्रेसिज राइटिंग का ऐसा है, आप आज के डेट में कोई भी बुक पढ़ेंगे वो बहुत मोटा हो जाएगा. आपके पास समय बहुत कम है. कई बुक की स्टडी करके और उसका सार संग्रह मैंने प्रेसिज राइटिंग का अपने YouTube चैनल पे हमने डाला है. आप प्लीज उसको एक बार देख लीजिए. प्रेसिज राइटिंग का लगभग 8-10 वीडियो हमने डाला है. आप एक बार देख लीजिए. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी. बुक की कोई कमी नहीं है, मैनुअल की कोई कमी नहीं है. PDF फॉर्मेट पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट पर भरे हुए हैं. आप कितना टाइम डिवोट कर पाते हैं, आप कितना उसको कर पाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है. आपको कम समय में ज्यादा करना है तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए. ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे उठ करके और 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक ये 4 घंटा पढ़ डालिए. शाम में आप कितने बजे सोते हैं ये आपके हेल्थ पर डिपेंड करता है. जैसा हेल्थ परमिट करे, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए शाम में कुछ इस तरीके से अपना टाइमिंग फिट कीजिए कि सुबह 4 बजे से लेके और सुबह 4 बजे से 8 बजे तक ये कंप्लीट 4 घंटे दबा के पढ़िए. कम से कम सैटरडे संडे के दिन तो ये कर ही सकते हैं. सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा हुआ चीज याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि उस समय माइंड शार्प रहता है, एटमॉस्फेयर एकदम नीट एंड क्लीन रहता है. सो करके आदमी उठा हुआ है, हाई एनर्जेटिक रहता है. तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उठ करके पढ़िए. आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे हमारे YouTube पर लगे हुए हैं और स्टडी कर रहे हैं. बुक की कोई कमी नहीं है. FRSR का बुक मैंने शेयर किया ग्रुप में, लोग लेके बैठ गए, सो गए. आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल स्टडी करना है.
और यही चीज़ मैंने किया है आप लोगों के लिए अलग से इकट्ठा करके और मैंने यूट्यूब चैनल पे डाला है। जैसे-जैसे मुझे समय मिलता जाएगा और भी वीडियो मैं उसमें ऐड करता जाऊँगा। आप हमारा चैनल भी देखिए और बाकी और भी जो रिसोर्सेज़ आपको सही लगते हैं, वो सब कीजिए, बट विदिन द अवेलेबल टाइम फ्रेम। आपके पास बहुत कम समय रहता है और उसी समय में आपको सब कुछ पढ़ना है। आप एक स्वामी वू पब्लिकेशन तो पढ़ के दिखाइए 1 हफ्ते में। 1 वीक टाइम लीजिए, 1 वीक टाइम लेकर के पूरा स्वामी वू पब्लिकेशन पढ़ जाइए। कंसाइज़ फॉर्म में उसमें बहुत कुछ मटेरियल है, पढ़ जाइए, अलग से किसी पब्लिकेशन की ज़रूरत कम पड़ेगी। हम क्या करते हैं अलग-अलग पब्लिकेशन इकट्ठे करते जाते हैं, अलग-अलग बुक इकट्ठे करते जाते हैं, ये पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ कि ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, कन्फ्यूज़ नहीं होना चाहिए। बी सीरियस। लगभग सारे मटेरियल हमने क्वेश्चन नंबर 3 पेपर 3 के लगभग सारे मटेरियल हमने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। जब टाइम मिलता है देखा कीजिए। और कोई क्वेश्चन है तो बताएं। विश्वजीत जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग लग जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का हम एक साथ कभी लाइव ले लेंगे, जिससे आपको उसमें समझने में आसानी हो। है कुछ डिपार्टमेंट में उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं था, डिपार्टमेंट ने वैकेंसी पोजीशन नहीं भेजी, इसलिए नोटिफाई नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगले के लिए लग जाइए। आपकी पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं होने वाली है। योर स्टडी इज नॉट गोइंग इन वेन। फर्क इतना ही है कि आज अगर पब्लिकेशन, आज अगर नोटिफिकेशन होता, आज वैकेंसी होती, तो आज आपका सिलेक्शन होता, कल वैकेंसी आएगी, कल सिलेक्शन होगा। वेस्टेज नहीं होता, पढ़ाई डजन गो वेस्ट। लगे रहिए, कंटिन्यूअस स्टडी की बात है। सीट लिमिटेड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सीट होते हैं। तो इसमें जिसमें पास कंटिन्यूटी रहेगी, जिसके पास पेशेंस रहेगा, ही इज गोइंग टू विन द रेस। ऐसे नहीं कि नोटिफिकेशन निकला दे दनादन पढ़ाई में लगे, शॉर्टकट ढूंढने लगे, मुश्किल है। हो सकता है कि भाग्य साथ दे दे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कंटिन्यूटी के साथ, पेशेंस के साथ लगे रहना है। आप लगे रहिए, इस बार नहीं आया अगली बार आएगा, अगली बार, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा। आप अपना रोल परफॉर्म कीज कर सकते हैं, दूसरे का रोल आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से पेपर 3 का आज का हमारा सेशन कैसा रहा, आप डालिए, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम वेट करेंगे हमारा चैनल पर। आई विल वेट फॉर द कमेंट बॉक्स। आप उसमें डालिए, हम देखते हैं, और भी जो कोई भी मटेरियल की जरूरत होगी आई विल प्रोवाइड द मटेरियल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जी, शुभकामनाएं हैं, आप सफल हों। बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, शर्मा जी बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। हम्म एकदम दम लगा दीजिए, खूब बढ़िया से कीजिए, मिठाई खाएंगे। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जी विश्वजीत जी, धन्यवाद।